नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनडीए बैठक में पास हुए प्रस्ताव, नरेंद्र मोदी को चुना गया एनडीए का नेता। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। सर्वसम्मति से नेता चुने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का प्रस्ताव जो है वो पास हो चुका है। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा चली। एनडीए बैठक में पास हुआ है प्रस्ताव। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा चली। करीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली और नरेंद्र मोदी को एनडीए में बैठक का सर्वसम्मति से उनको चुना गया है। तो आपको बता दें कि सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है और साथ ही कई मुद्दों को लेकर इस पर चर्चाएं चल रही थी, जिसमें करीबन 1 घंटे तक ये एनडीए की बैठक चली और ये बैठक में नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पास हो चुका है। अब इससे कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जो है वो प्रस्ताव बहुमत की पेश करेंगे और आपको बता दें कि सर्वसम्मति से नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी इस बैठक में। ठीक है, समिति से नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को पास हो चुकी है और कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। तो इसी खबर पर दिल्ली से अजीत कुमार हमारे संवाददाता लाइव और कमल किशोर भी दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अजीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मोदी सरकार, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर थी। देखिए, बिल्कुल तुषार, मैं बात करना चाहूंगा अगर राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में सीएम उसके आवास पर आज एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक हुई और तकरीबन 4 बजे हुई बैठक, जो 4 बजे की बैठक हुई, जो 1 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें एनडीए गठबंधन के तमाम से घटक दल के नेता है, चाहे वो। अजीत, बीच में रोकना चाहूंगा कि अब जो अपडेट है वो 7 जून को है, यानी 7 जून को जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिल्कुल तुषार, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था, इसी बात पर मैं आ रहा था। मैं बताना चाहूंगा 4 बजे शुरू हुई बैठक, तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली, जिसमें अलग अलग घटक दल के कई नेता, चाहे हम बात करें चिराग पासवान, नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, ऐसे तमाम जो एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता थे वो इस बैठक में उपस्थित रहे। और इस बैठक में जो संसदीय दल के जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी को चुना गया और सर्वसम्मति के आधार पर उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसके बाद अब सब लोग 7 जून यानी आने वाली 7 जून को सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपना जो झंडा है वो वहां पर रखेंगे और उसके बाद जो संभावनाएं हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर से यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और इसको लेकर के आज जो 1 घंटे के बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही किस दल को कितने जो मंत्रालय देने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी बैठक जो है हुई। और उस बैठक के बाद ये तमाम चीजों को लेकर के आखिरकार जो बैठक में जो फाइनल जो अंतिम निर्णय रहा वो यही रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपनी जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार जो है वो तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। और अब जो सरकार बनेगी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये सरकार बनाई जाएगी। जी तुषार। तो एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मोदी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, 7 जून को ही राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। मुलाकात में एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेगी एनडीए। सूत्रों के हवाले से ये खबर है।
अजीत, मैं दोबारा से आपके पास ही आना चाहूंगा कि 7 जून को जो है वो अब समर्थन बहुमत जो है वो पेश की जाएगी। जो पहले कहा जा रहा था कि अभी कुछ ही क्षणों में जो प्रधान मोदी जी हैं वो बहुमत पेश करेंगे, लेकिन अब जो है वो कार्यक्रम बदल चुका है, वो 7 जून को होगा। लेकिन अब जो बैठक हुई थी इसमें जो 1 घंटे करीबन ये बैठक चली थी, इस बैठक में किस बात को लेकर चर्चाएं हुई? तुषार, जैसा कि मैं बता रहा था कि 1 घंटे की जो बैठक है इसमें जो एनडीए गठबंधन के जो तमाम जो अलग अलग घटक दल के जो नेता उपस्थित हुए, उसमें किस तरीके से किस घटक दल को क्या मंत्रालय, कितने मंत्रालय सौंपने हैं, क्या मंत्रालय, जो मंत्रालय का जो विभाग जो बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा, ये इन सब मुद्दों पर आज जो 1 घंटे की बैठक हुई और इस बैठक के बाद में अंत में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जो संसदीय दल का जो नेता है वो चुना गया, जो सर्वसम्मति के आधार पर उन्हें जो संसद दल का जो नेता है वो चुना गया। जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जो तमाम जो एनडीए घटक दल के जो नेता है वो पहुंचेंगे और अपनी सरकार बनाने के लिए जो दावा है वो पेश करेंगे। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक बार फिर से जो एनडीए की सरकार है वो बनने जा रही है और जो खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है। 4 जून को जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, उसके बाद 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और उनके तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग जो मंत्रालय जो बांटा जाएगा उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। जी तुषार। तो इस समय की एक बड़ी खबर और आ रही है, खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक जारी। उद्धव की जगह जगत संजय राउत शामिल हुए बैठक में। राहुल, सोनिया मौजूद, सुप्रिया सुले, शरद पवार बैठक में मौजूद, अखिलेश तेजस्वी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रिया सुले, शरद पवार बैठक में मौजूद हैं। तो कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन की अभी जो बैठक चल रही है इसमें अभी तक कौन कौन मौजूद है, कौन कौन पहुंचा है? देखिए, सब आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग इस समय चल रही है वो आपको बता दें कि 7:45 बजे का जो समय रखा था, इसमें एनडीए को लेकर सभी जो मंत्री है इसके अंदर मौजूद रहेंगे और साथ में जब इन्होंने बात करके के 7 दिन के जो अब फैसला लिया जाएगा और इसके बाद 8 तारीख का जो दिन होगा जिससे प्रधानमंत्री जो है शपथ लेंगे। कमल, मैं ये जानना चाहूंगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि सरकार बनाने का जो दावा है ये भी कर रहे हैं कि ये भी चाह रहे हैं कि सरकार बने इंडिया गठबंधन की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो बात चल रही है मुद्दों पर, कई मुद्दों पर बात चल रही है, मंत्रालय को लेकर सबसे बड़ी बात चल रही थी कि कई मंत्रालय के किसी मैदान में कहा, कई मंत्रियों ने कहा कि हमसे जो है वादे किए गए थे जो मंत्रालय को लेकर वो मंत्रालय हमें किए गए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जेडीयू ने 3, चिराग पासवान ने 2 मंत्रालय मांगे हैं और वही टीडीपी ने 6 मंत्रालयों सहित इसके पद की मांग भी की है इस मुद्दों के अंदर। और यही मुद्दे को लेकर अब इसका बैठक चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है कि किसको क्या पद दिया जाए, क्या मंत्रालय दिया जाए। और इसमें सभी दलों के जो नेता है इसमें मौजूद है और एनडीए की जो बैठक है इसके अंदर प्रस्ताव के बाद उसके बाद में पता लगेगा कि इस बैठक के अंदर क्या फैसला लिया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, आपका भी और कमल किशोर आपका भी इस तमाम जानकारी तक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बात करेंगे अगली खबर की, तो वहीं अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादियों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें, उसमें मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। जनता ने जो सहयोग दिया है, जनता ने जो समर्थन दिया है, जनता ने एक नई आस के साथ, जनता ने एक उम्मीद के साथ जो सहयोग किया है उसके लिए जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका सलाम करता हूं। साथ साथ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है, नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। समाजवादियों को
मौका दिया है उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। दूसरे नंबर की पार्टी बनी। तो बात करेंगे अगली खबर की। तो वहीं अमेठी से जीते कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका और सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये था कि राहुल जी का सर्टिफिकेट लेके आया था मैं कल, तो वो उनको सौंपना था, वो सौंपा। और उसके बाद फिर मैडम का आशीर्वाद लेना था, क्योंकि सोनिया जी भी थी, प्रियंका जी भी थी, राहुल जी भी थे, वेणुगोपाल जी भी थे वहीं, उनका आशीर्वाद लेना था, इसलिए आए उनके। जैसे हम्बल आप हो, ऐसे ही हम्बल रहना है आगे के लिए भी। कोई घमंड नहीं करना कि आप एमपी हो गए हो। तो ये निर्देश है उनके तरफ से और मैं उसका उन निर्देश का पालन करूंगा। ठीक है। अब अमेठी का समस्त वोटर जिन्होंने मेरे को मत दिया या नहीं दिया, तमाम मैं सबका एमपी हूँ, मैं सबके काम करूँगा। नहीं, देखिए, जो जब जीत होती है तो इसके साथ जिम्मेवारी भी आती है, तो जिम्मेवारी मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, तो वो मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ की जनता के साथ अगर मैं मिल के काम करूँगा तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। जब मैं उनके मन की बात सुनूंगा, मेरा कोई भी प्लान होगा, अमेठी की जनता को बिना इन्वॉल्व किए कोई प्लान नहीं होगा। नहीं, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मतलब कि ग्रेजुअली इतनी बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि 13-14 राउंड के बाद मेरे को लगा कि ये 1.5 पार कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर राउंड में हम कोई राउंड नहीं हारे। ठीक है, तो इससे लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्शन ही कराता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे को ये था कि हो जाएगा काम। बात करेंगे अगली खबर की। पश्चिमी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अजय चौहान ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली की जनता ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ कैंडिडेट पर दिखाया है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये चुनाव के पहले दिन जब शुरू हुआ चुनाव, 85 दिन का प्रचार था, रोज हमारी ये भावना बढ़ती गई जब हम जनता के बीच में गए हैं। और हमें रोज लगा है कि जनता बहुत ज्यादा खुश है प्रधानमंत्री के कामों से। और पहले दिन से मेरा जब भी किसी ये बात हुई किसी भी चैनल से या अपने प्रिंट मीडिया के साथी से, मैंने ये कहा, चिंता नहीं करिए, दिल्ली में 7 सीटें भाजपा जीतेगी, काम के दम पर जीतेगी, विकास के दम पर जीतेगी। और वही हुआ है। दिल्ली का जो विकास होगा वो किस तरह से? दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी, जाम को लेकर जिस तरह से अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। आयुष्मान भारत की योजना को संकट से हमारे जो अधिकारियों के हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए पहले लागू कर दिया गया है। युवाओं महिलाओं के साथ और गरीबों के लिए अलग से योजनाएं आ रही है, विश्वकर्मा योजना को लाया जा रहा है। तो धरती पर किस तरह से सबको मजबूत किया जा सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन लगातार सातों सीटों चुनाव हमारी पार्टी 7 सीटें आ रही है, क्या लगता है कि सही हो भारतीय जनता पार्टी के 7 सीटों पर चुनाव अपने एजेंडा पे लगा। हमारा एजेंडा विकास का था, जो पिछले 10 साल में हुए। हमारा एजेंडा अगले 5 साल का था, जो हमारा संकल्प पत्र है। हमारे एजेंडा में देश कहाँ से कहाँ पहुंचा ये सब था। तो हमने अपने एजेंडा के अलावा कभी कोई बात नहीं करी और उसी के ऊपर हमने चुनाव लड़ा। वही जनता को हमारी आशीर्वाद मिला। दिल्ली में जल संकट सबसे ज्यादा रहा है। जल संकट तो देखिए केजरीवाल जी की दूरदृष्टि था, बल्कि मैं कहूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में कोई भागीरथ नहीं आने वाले जो नई गंगा लेकर आएंगे। पानी की मैनेजमेंट नहीं है। 500 करोड़ से जो दिल्ली जल बोर्ड प्लस होता था, कभी फायदे में होता था, 70,000 करोड़ माइनस था। तो ये दिल्ली की जनता को जो आज भुगतना पड़ रहा है, ये केजरीवाल साहब की मिसमैनेजमेंट की वजह से भुगतना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ पश्चिम पूर्वी दिल्ली से कमलजीत सहरावत ने कहा था, दिल्ली का हम विकास करेंगे। जिस तरह दिल्ली ने हम पर विश्वास किया, 7 सीटें हमें दी है। कहीं न कहीं जिससे केजरीवाल लगातार बीजेपी को पूछ कर जाते हैं, लेकिन उनको दिल्ली ने पूरा देश नकारा है। और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दिल्ली के अंदर फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। संजय चौहान, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। तो वहीं उत्तर पश्चिम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने प्रचंड जीत दर्ज की। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी कार्यालय में सभी 7 प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता का धन्यवाद दिया।
इस दौरान योगेंद्र चंदोलिया से इसी जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की जीत है। इंडिया वॉइस संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की है, सुनिए। मतों से आप विजयी रहे। अरे भाई, दिल्ली की जनता ने तय कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में एमपी बनाना है। मेरे कार्यकर्ताओं ने जमकर लोगों के बीच में गए, जय श्री राम किया और लोगों को बिल्कुल विश्वास था। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते मेरे कार्यकर्ता लग गए और वो चुनाव में जीत गया। जनता के वादे जो आपने किए किस तरीके से पूरे किए गए? देखिए, बहुत सारे वादे हैं। डीडीए के लैंड वहाँ पर है, डीडीए की बड़ी योजनाएं मैं बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाएंगे, पार्कों का सुंदरीकरण करेंगे, तालाब जो है वाटर बॉडी उनको ठीक करेंगे। बहुत सारे काम हैं जो मेरे प्रारंभ हो जाएंगे। बात कर रहे हैं 400 पार की बात कर रहे थे और हम भारी मतों से आप जीते हैं। हमारे दर्शकों को बताएंगे कितने मतों से आप जीते और इसका श्रेय किसको? देखिए, 2,90,000 वोट से मैं जीता हूँ और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और मेरे क्षेत्र के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौजूदा सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी जो बात करी थी और मैंने जनता के जो वादे किए उस पर अभी खरे उतरेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए राजधानी की सभी 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी के दिल्ली में इस जीत को लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की 7 सीटों की हैट्रिक, 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री का तीसरा चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने गठबंधन के अलायंस के साथ जीते हैं। ये अपनी मेहनत से, लगन से, सेवा कर जीतने वाला परिणाम है। मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा इसको परिणाम को बहुत मेहनत का मानेंगे हम, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के थे। उस समय कोई राजनीतिक दल बड़े बड़े नहीं थे और इसलिए लगता था कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। लेकिन आज जो हमने अपनी डिलीवरी जनता गरीब लोगों को दी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी, उसका समर्पण भाव के कारण ही आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को में शपथ लेंगे। देखिए, आपने यूपी की सरकार, यूपी के मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संविधान बदलने की बात नहीं की। संविधान बदला था, तुम्हारी दादी ने बदला था 1976 में, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़कर। जो प्रियम्बल होता है, संविधान की आत्मा थी, अम्बेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाने का आपने किया। आपने ही आरक्षण को हमेशा कुटारघात कर और बदलने की कोशिश की। धर्म प्रवृत्ति मुस्लिम ईसाइयों को आरक्षण देने के रंगनाथ मिश्र आयोग के द्वारा माध्यम की जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1961 के अंदर पत्र भी लिखा था सभी मुख्यमंत्रियों को। लगातार अन्य को प्रयास आप करते भी रहे, इसलिए आपने भ्रमित और गुमराह करने का काम किया है। बाकी कुछ ऐसा आपका बुनियादी बात नहीं है कि आपको इस पर कोई खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जितने आप अलायंस और गठबंधन वोट सीटें लेके आए उतनी तो बीजेपी की, उससे ज्यादा कहीं बीजेपी की सीटें हैं। और उसके साथ आप तो 100 सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी 200 अपने गठबंधन के साथ में और 240 सीटों के साथ में खड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता और मोदी जी से भी कुछ सीखना चाहिए आपको। हमें पहले दिन से उम्मीद थी कि हम दिल्ली में इतिहास बनाएंगे, 7 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया है। और दिल्ली की जनता का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो संकल्प के साथ काम किया, दिल्ली की जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और दिल्ली की 7 सीटों पर हम कमल खिलाने में सफल हुए। चूंकि मैंडेट तीसरी बार 7-0 का है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। लक्ष्य क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारा अब लक्ष्य दिल्ली विधानसभा है और लोगों की उम्मीदें पूरी करना। हमारे सभी सांसद सेवक बनकर इस काम को पूरा करेंगे। दिल्ली में समस्याएं भरपूर हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है और दिल्ली की जनता को वो हर सुविधा मिले जिसकी वो हकदार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज 7 सीटें दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। मैं पूर्वांचल समाज का ये ऋण हमें उतारना है, पूरी दिल्ली को सजाकर, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार दिलाकर। तो लक्ष्य क्या है आगे दिल्ली में? हमारा लक्ष्य है कि पहले 5 महीने हम सबसे प्रार्थना करें कि जो 15 साल कांग्रेस ने लूटा दिल्ली को, 10 साल आम आदमी पार्टी ने फिर मिल गए, इन सबको हटाइए। नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दीजिए ताकि हम इसी 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याएं
गंदे पानी की समस्या, पानी ना होने की समस्या, नालियों के जल जमाव की समस्या, बुजुर्गों का पेंशन खत्म होने की समस्या, राशन कार्ड ना बनने की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, बच्चों को 9वीं और 11वीं में फेल होने की समस्या, स्कूल ना होने की समस्या, कॉलेज ना होने की समस्या, इन सारी समस्याओं पे लगाएंगे विराम। बस 5 महीने बाद वाले चुनाव में दबा देना है दिल्ली को कमल निशान। पूर्वी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोदी जी की 10 वर्ष की नीतियों को लेकर के जनता ने आशीर्वाद दिया है, पूरी दिल्ली में भी और पूर्वी दिल्ली में। जनता ने जेल का जवाब वोट से दे दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों की और उनके गठबंधन की सीटों को 0 दे करके। और मैं ये भी मानता हूं कि केजरीवाल साहब ने अपने भाषणों में कहा था, अगर आपको लगता है कि मैं जेल ना जाऊं तो मुझे वोट दे देना। तो जनता ने भी ये तय कर दिया कि आप भ्रष्टाचार में जेल में बंद हैं, आपको जेल में जाना ही होगा। जी, मेरी जो जिम्मेदारी बढ़ी है ये इसके कारण नहीं है क्योंकि मेरी माता जनप्रतिनिधि थी, ये इसलिए है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ, क्योंकि मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का चयन करा है और इस विश्वास को मैं कभी निराश नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता का वोट उनके करी हुई एक एक चोट का जवाब है और दिल्ली का ये जो जनादेश आया है इस सिर माथे। शुरू से कह रहा था कोई चुनौती भाजपा के सामने दिल्ली में नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा, दिल्ली को सलम बना दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ मोदी जी की लीडरशिप में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में शुरू हुई। मोदी जी ने दिल्ली में ऐतिहासिक विकास के कार्य जो करवाए उससे दिल्ली के लोगों के मन पर बड़ा भारी इम्पैक्ट था और लोगों ने ये मन बना लिया था कि हम दिल्ली में भी साथ के साथ भाजपा उम्मीदवारों को चुनाव जिताएंगे और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो 2/3 बहुमत के साथ भाजपा को दिल्ली में लाएंगे, जिससे कि मोदी जी का जो सपना है, जो उनकी इच्छा है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके, तो मोदी जी का ये सपना जरूर पूरा हो सकेगा। 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।